हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ करंट। फ्रेंड्स, हम आपके लिए यहाँ पर लाए हैं प्राइमरी लेवल के 1 से 5 तक के प्रश्नों की श्रृंखला। यह यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 पर आधारित है और यहाँ पर साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन लिए गए हैं। आप इन्हें टेस्ट के रूप में दीजिएगा। तो आइए देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि का आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। यानी कि जो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए। ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, या दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। तो आप बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका घ वाला सही है, यानी कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। अगर वह दूसरे सामान्य बच्चों के साथ रहकर कुछ सीखेगा तो उसे कुछ और ही फील होगा। यानी कि वह यह नहीं सोचेगा कि हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा है, या फिर हमको अलग से शिक्षा क्यों दी जा रही है, या फिर शिक्षक हमारे साथ अलग व्यवहार क्यों कर रहा है। तो इसलिए उसे दूसरे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिए। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है, ग वाला। प्राथमिक स्तर पर बालकों को शिक्षा प्रदान करने के साथ ही आवश्यक होता है कि उसके शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर भी ध्यान दिया जाए, और इसके लिए सबसे सर्वोत्तम विधि खेल ही है, क्योंकि खेल विधि वृद्धि एवं विकास में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो इसमें आपका ग आंसर सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। डिस्लेक्सिया संबंधित है गणितीय विकार से, यानी मैथमेटिकल, मानसिक विकार से, व्यावहारिक विकार से, या फिर पठन विकार से। तो डिस्लेक्सिया आप आंसर दीजिए, इसमें कौन सा सही हो सकता है। फ्रेंड्स, इसमें आपका घ आंसर सही है, यानी कि पठन विकार से। डिस्लेक्सिया एक पठन संबंधी विकार है जिसमें बालक को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है और उन्हें सीखने की क्रिया में बाधित करता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्य, यानी बोलकर तथा पर्याप्त अभ्यास द्वारा बल देना चाहिए। तो इसमें आपका डिस्लेक्सिया पठन विकार से संबंधित एक समस्या है, यानी कि इसमें आपका घ आंसर सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है। ऑप्शन, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक विशेष रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या फिर नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप वही ऑप्शन चुनिएगा जो आपको लगे कि हाँ ये सही हो सकता है, या फिर आपके ऊपर वो अच्छा प्रभाव डाल रहा हो। तो बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर सही है। इसमें फ्रेंड्स आपका नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अभिप्रेरण रुचि का सृजन करता है, यानी कि आपका घ आंसर सही है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कक्षा 5 की न्यून दृष्टि वाले बच्चे को
उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे, आप उसको कैसा ट्रीटमेंट देंगे। ऑप्शन है निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है, यानी कि उसके गलत कार्यों को बढ़ावा देना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद बच्चा अपने माता पिता या अपने दोस्तों पर डिपेंड हो जाएगा कि अगर मैं कहीं फंसूंगा तो मेरी हेल्प हो जाएगी। तीसरा, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए तथा ऑडियो या वीडियो की सहायता से उसे सहायता प्रदान करनी चाहिए, या फिर कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो फ्रेंड्स, इसमें हमारे हिसाब से ग वाला आंसर सही है, यानी कि कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए व ऑडियो की सहायता प्रदान करनी चाहिए, यानी कि ग वाला ऑप्शन। तो ये आपका सही है। आइए आगे देखते हैं। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जाता है? श्यामपट्ट को, क्या श्यामपट्ट से आप सुनते हैं, उसको देखते हैं, या फिर वह देखने और सुनने दोनों का साधन है, या इनमें से कोई नहीं है? ऑप्शन है श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य दोनों साधन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है कि आप श्यामपट्ट को देखकर ही सीखते हैं। आपको टीचर पढ़ाता रहता है और श्यामपट्ट को आप देखते रहते हैं, तो यह एक दृश्य साधन के अंतर्गत आएगा, यानी कि ख। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसमें शिक्षण कुशलता से संबंधित पूछा गया है। श्यामपट्ट पर लिखना भी सही है, प्रश्नों को हल करना भी सही है, और प्रश्न पूछेगा बच्चा तभी तो उसको कुछ आएगा। तो इसमें आपका घ वाला सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। ये तो बिल्कुल गलत है। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये थोड़ा सही है। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी थोड़ा सही लग रहा है। और स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चे को उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो वो बाकी सारे चीज़ छोड़ करके बस उत्तर ढूंढने में ही अपना सारा समय बिता देगा। तो बताइए इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? फ्रेंड्स, इसमें आपका ख वाला ऑप्शन सही है, यानी कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉबेल ने, या फिर मॉन्टेसरी ने? तो फ्रेंड्स, आप सबको पता ही होगा, मनोवैज्ञानिक फ्रॉबेल ने 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला तथा किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन भी किया था। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का बगीचा, अर्थात फ्रॉबेल के अनुसार बच्चे उद्यान में स्थित नर्सरी की तरह होते हैं। जैसे नर्सरी की अच्छी तरह देखभाल से छोटे पौधे स्वस्थ और वृक्ष बनते हैं, उसी तरह से अगर बच्चों की देखभाल भी की जाए तो उनका भी मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का विकास होता रहता है। तो इसमें आपका ग वाला ऑप्शन, यानी कि फ्रॉबेल, सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक अभिभावक आपसे मिलने विद्यालय में कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या फिर बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे? इसमें जो आपको पॉजिटिव आंसर लग रहा हो आप वही बताइएगा कि इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें सिंपल सी बात है कि आप इतनी सारी समस्या ना खड़ी करके
आप खुद ही चले जाएंगे, मिल आएंगे अभिभावक से। हो सकता है अभिभावक को कोई समस्या हो, वह नहीं आ पा रहा हो, उसके पास टाइम नहीं हो, और अगर आप बच्चे को दंड देते हैं तो फिर बच्चा हो सकता है कि वो भी डर के स्कूल आना बंद कर दे। और बच्चे की उपेक्षा उपेक्षा तो आप बच्चे की कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बच्चा इससे बहुत ही डर जाएगा, सहम जाएगा, हो सकता है वह स्कूल भी आना बंद कर दे। तो आप ग वाला यानी कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या फिर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इसमें बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका घ वाला यानी कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इसके बाद आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक प्रमाणीकृत पठान परीक्षण लेने के लिए, पठान नहीं है फ्रेंड्स, इसमें पठन है। पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। या अगला ऑप्शन, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। तीसरा ऑप्शन, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा प्रदर्शन करें। चौथा है, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपको पॉजिटिव प्रश्न लगे, आंसर लगे, वही आप बताइएगा। तो इसमें आपका घ ऑप्शन यानी कि परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना चाहिए ताकि शिक्षक छात्रों को परीक्षण में आने वाले प्रश्नों के प्रारूप की जानकारी दें और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कराए। तो इसमें आपका घ ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। असंगठित घर यानी कि जहाँ का वातावरण पढ़ाई के माहौल जैसा ना हो, उस घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई किस में अनुभव करेगा। ऑप्शन है, सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, या अभ्यास पुस्तिका में। तो फ्रेंड्स, सुनिर्मित पाठों में यानी कि पढ़ने में तो शायद वो कोई दिक्कत ना महसूस करे, और अभ्यास पुस्तिकाओं में उसे सिर्फ लिखना होगा तो शायद उसमें भी उसे ज़्यादा समस्या नहीं होगी। लेकिन स्वतंत्र अध्ययन में यानी वो हमेशा हिचकता रहेगा कि अगर वो कुछ काम कर रहा है तो कहीं उसको कोई देखे ना, कोई इसको डांटे ना, या फिर वो जो भी काम करेगा थोड़ा दब्बू टाइप में छिप के काम करना चाहेगा। तो इसलिए वो स्वतंत्र अध्ययन में हमेशा कठिनाई का अनुभव करेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका स्वतंत्र अध्ययन यानी कि बी ऑप्शन या ख सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, या फिर उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो फ्रेंड्स, घ वाला, हम अभिभावकों को सूचित तो करेंगे कि वह बुद्धिमान है और अभिभावक जान भी जाएंगे कि हाँ बुद्धिमान है, लेकिन उसके बाद उसका करियर कैसा होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसे बना सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आप एक शिक्षक के तौर पर हैं। तो उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। अतिरिक्त गृह कार्य तो वैसे भी नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चों को वही समझाना चाहिए जो उनकी समझ में आए। उसके साथ संतुष्ट रहना चाहिए। इससे फ्रेंड्स, आप संतुष्ट तो रहेंगे लेकिन बच्चों को हमेशा कुछ ऐसा नया करने के लिए या फिर सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए तथा उन्हें अलग अलग तरीके से कार्य प्रदान करना चाहिए ताकि बच्चे और कुछ अच्छा सीखें और उस क्षेत्र में कुछ और करें अच्छा। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका
ग वाला ऑप्शन सही है, यानी कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। यहाँ पर आपका ग ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि कक्षा में कुछ विद्यार्थी अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? यानी कि कक्षा में कुछ बच्चे हैं जिनका आज पढ़ाई करने का मन नहीं है, या फिर आप पढ़ा रहे हैं तो उनका मन कहीं और है, वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, यानी कि आप उन्हें पढ़ने के लिए जोर देंगे कि आप पढ़ो, या फिर उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, यानी कि आप उसे कक्षा से बाहर जाने के लिए कह देंगे, या फिर उन्हें चेतावनी देंगे कि वह अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो प्रधानाध्यापक को सूचित किया जाएगा, या फिर उन्हें उनकी रुचि या आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पॉजिटिव ऑप्शन है वो आपको सिंपल सा है कि घ वाला लग रहा होगा, यानी कि या तो आप उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाएं जिसमें बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट फील करता हो, या फिर वो उस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा कर पाता हो, या फिर आप ऐसे विषय को चुनेंगे जिसमें आपकी रुचि अच्छी हो तथा आप उसे अलग अलग तरीके से बता सकें। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। ऑप्शन है संवेदन प्रौढ़ अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स, इसमें आपका घ ऑप्शन सही है, ये वाला। आप पियाजे के बारे में जानते होंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तीसरे चरण यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बालक किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालकों में चिंतन, तर्क वितर्क, एकाग्रचित्त आदि गुणों का विकास हो जाता है। तो यहाँ आपका मूर्त क्रियात्मक अवस्था सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। किसके द्वारा? एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, या फिर पियाजे द्वारा। तो आपको पता होगा कि पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तरों की पहचान की गई है, जिसे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये 4 स्तर हैं। पहला है संवेदी गतिक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष माना गया है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, जिस अभी जो इसके पहले का क्वेश्चन था उसमें आपका आया था। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 11 से 15 वर्ष। तो फ्रेंड्स, यह घ वाला सही, यानी कि पियाजे द्वारा। इसके बाद आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, संवेदनात्मक, अग्रसक्रिय, या फिर उदासीन। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका ग वाला ऑप्शन यानी कि अग्रसक्रिय, ये ऑप्शन सही होगा। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका अग्रसक्रिय होनी चाहिए, ताकि उन्हें कार्य में भटकाव की स्थिति न उत्पन्न हो। और इस अवस्था में बच्चों को निर्देश के साथ साथ परामर्श की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका ग ऑप्शन यानी कि अग्रसक्रिय सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या फिर घर में। तो फ्रेंड्स, घर में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर में बच्चा सिमट के रह जाएगा, वो किसी को दिखा नहीं पाएगा, किसी को कुछ बता नहीं पाएगा, और उसके अंदर क्या क्या कला है वो किसके साथ खेल करके, या फिर कक्षा में जो चर्चा परिचर्चा होती है वो घर में तो नहीं हो पाएगी, इसलिए वह घर में नहीं कर सकता है। और आता है खेल के मैदान में, तो शायद वहाँ पर भी वो उतना अच्छा ना कर सके, जबकि बच्चा विद्यालय एवं कक्षा में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को मापने एवं परिभाषित करने का सर्वाधिक उपयुक्त विधि परीक्षा प्रणाली है,
जिसमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास स्तर को जाना जा सकता है तथा इसके लिए विद्यालय सबसे उपयुक्त स्थान होता है जहाँ बच्चे स्वतंत्र एवं अनुशासित रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका ख ऑप्शन विद्यालय एवं कक्षा में बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में विवेचन किया जाता है। इसमें आपको भरना है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या फिर कक्षा में पूर्ण निरस्ता। तो फ्रेंड्स, शिक्षण प्रभावशाली एवं सजीव तब होता है जब कक्षा में समय समय पर शिक्षक छात्र वार्तालाप हो तथा छात्रों द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा हो। इससे पता चलता है कि छात्र का अधिगम अच्छी तरह से चल रहा है या नहीं तथा छात्र कक्षा में रुचि ले रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। अब आप समझ ही गए होंगे, इसमें ग ऑप्शन सही है, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है क्या? प्रश्न पूछना, चर्चा करना, कहानी कहना या फिर सामपट का प्रयोग करना। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको समझ में आ ही रहा होगा कि चर्चा करना सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका, यानी कि ख ऑप्शन। आइए देखते हैं अगला। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ऑप्शन है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा या फिर यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप बताइए। विद्यार्थी द्वारा खेलने से उसका शारीरिक विकास संतुलित रूप से होता है तथा खेलने से छात्रों में सहभागिता एवं नेतृत्व करने की क्षमता या समायोजन जैसे कई सामाजिक गुण के भी विकास होते हैं। तो इसमें आपका यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, यानी कि घ ऑप्शन सही है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या फिर दूरस्थ शिक्षा का। तो फ्रेंड्स, परिवार ही बालक का प्राथमिक विद्यालय होता है तथा माता पिता को ही बालक के प्रारंभिक शिक्षक माने जाते हैं। इनसे प्राप्त ज्ञान अनौपचारिक होता है तथा इसी ज्ञान से बालक में सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विकास भी होता है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका आंसर समझ ही गए होंगे, इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बताकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर या फिर उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। बताइए ऑप्शन। शिक्षक द्वारा स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करके तथा आदर्श आचरण को अपनाकर छात्रों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ग वाला, आदर्श रूप में बर्ताव कर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय अनुवर्ती होना, एक सुवक्ता होना या फिर विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। तो आप बताइए इसमें सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है। शिक्षक का कक्षा शिक्षण के समय कई कार्यों में उत्तरदायित्व होता है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह अपने छात्रों की समस्याओं का समाधान करे और उनकी उत्सुकता को शांत करे। फ्रेंड्स, ऑप्शन इसमें कौन सही हो सकता है। डी वाला, यानी कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। मतलब एक बालक है
जो बहुत ही ज़्यादा अपने क्षेत्र में सक्रिय है, तो आपको उसे सही दिशा देनी है। तो आप उसे सही दिशा में कैसे लाएंगे? पहला, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे ताकि उस पर कड़ी नज़र रखें। उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं, अगर किसी भी ऑप्शन में बच्चों के बारे में कुछ गलत कहा गया है, यानी कि जो बच्चों को सपोर्ट ना करे, अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो फिर गलत होना ही है। और इसमें सारे ऑप्शन जो भी हैं वो सब बच्चों के अपोजिट बोल रहे हैं, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो डी वाला सही होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, घ ऑप्शन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ऑप्शन है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, या फिर उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, यानी कि उनकी फैमिली जैसी होगी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे? ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बैठाने के लिए बोलेंगे, या फिर ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसमें आपका जो पॉजिटिव आंसर है वो ग है, यानी कि ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखें तो यह आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो आपका यहाँ पर ग ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अगर आपके पास बहुत धन संपदा है तो इससे आपको बच्चों का क्या लेना देना है, या फिर आपका क्या लेना देना है? धन अपनी जगह पर है और आपका ज्ञान अपनी जगह पर। या फिर उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए ताकि आपको कोई छूट मिले। तो फ्रेंड्स, ऐसा भी करना नहीं है, क्योंकि अगर आप इतना पढ़ लिख के गए हैं तो उन्हें वहाँ पे निखारने के लिए आवश्यकता है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होना चाहिए। तीसरा है, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है कि अगर आपके छात्रों के पास कोई समस्या है तो उसे आपको संतुष्ट करना और बच्चों के प्रश्नों को हल करना ही आपका दायित्व है। तो इसलिए आपके पास उसका ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे जो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं उसे आप बता करके उन्हें संतुष्ट कर सकें। आइए देखते हैं अगला। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रसिद्धि तो अपने आप हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है वो आपका ग वाला है, यानी कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ऑप्शन है व्यक्तित्व निर्माण, या फिर कक्षा शिक्षण में, या फिर अनुशासन में, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सारे ऑप्शन आपको पॉजिटिव ही लग रहे होंगे। व्यक्तित्व निर्माण भी होना चाहिए, कक्षा शिक्षण में भी होना चाहिए, अनुशासन भी होना चाहिए। ये तीनों चीज़ बच्चों में प्रभावी रहेंगी तो बच्चा अच्छा कार्य करेगा। तो इसमें फ्रेंड्स आपका डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ 30 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों और आपको मज़ा आया हो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में, तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बाकी आप सबको थैंक यू।